अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बच्चे सड़कों पर पैदा हो रहे हैं और हादसे अस्पतालों में हो रहे हैं। केस की जगह हिरासमेंट केस बन रहे हैं। मीडिया ग्रुप डिग्रियां छाप रहे हैं और तालीमी इदारे नोट छाप रहे हैं। सिर्फ वो तंजीमें खुलकर काम कर सकती हैं जिन पर पाबंदी लगाई जा चुकी हो। इलेक्शन जीतने वाली जमात अपोजिशन कर रही है और हुकूमत पता नहीं कौन कर रहा है। यानी इस मुल्क में सब कुछ ज़रा हटके है। तो इन हालात में ज़रा हटके के उन्वान से एक टीवी प्रोग्राम शुरू हुआ तो ज़ाहिरों से मकबूल होना था। मकामी चैनल, निजी चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसे मकबूल होना ही था। तो हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ उस प्रोग्राम के दो शुरुका मौजूद हैं। ज़रार खोड़ो साहब किसी वजह से, किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ सके। मुबशिर ज़ैदी साहब की उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। इनके साथ बैठे हमारे उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बाद जो तीसरे उस्ताद मशहूर हुए हैं वो उस्ताद वसअतुल्लाह ख़ान हैं। जैसे प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ मुबशिर ज़ैदी साहब करते हैं, मैं चाहता हूँ कि पहला सवाल मैं उनसे ही करूँ। एक आम ख्याल है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम हो रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की दी हुई लाइन पर होते हैं। तो आपने इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम ज़रा हटके रखा है। जब हम शुरू भी कर रहे थे अपना प्रोग्राम तो सब ने हमें कह दिया था कि आप लोगों को कोई देखेगा नहीं और ना आपको एड्स मिलेंगे, ना ये प्रोग्राम चलेगा। हमारे अपने दफ्तर में से लेके और जितने इंडस्ट्री के लोग थे, हमने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। लेकिन जब हमारे मुल्क में इतनी कन्फ्यूजन है तो बहुत ज़रूरत है कि आप बात करें माशरे के जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर कोई और बात नहीं करता, उन तबक़ात के बारे में जिनके बारे में लोग बात करते हुए डरते हैं। तो हमने सोचा कि हम अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं टू द कमिंग जनरेशन, ताकि बोलने का हौसला, पूछने का हौसला उनमें भी बढ़े। तो दिस वाज द जिस्ट ऑफ द प्रोग्राम और जब तक चलेगा चलेगा। वसअत साहब, हमारी सहाफ़ती ज़ुबान में कहा जाता है कि जब बहुत कोई क्राउडेड जगह हो जाए, बहुत आवाज़ें लग रही हों तो उसे कहते हैं ये मछली बाज़ार बन गई है। तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री भी अब कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई है जैसे आप एम्प्रेस मार्केट जाते हैं या लालू खेत की मार्केट जाते हैं और वहाँ पे आवाज़ें लग रही होती हैं कि बाजी इधर आएँ, आपकी पसंद की लॉन हमारे पास है। तो ऐसे बाज़ार में एक नई दुकान खोलना, उसे कामयाबी से चलाना, आप इसे कैसा देखते हैं, कैसे ये मुमकिन हुआ? ये दुकान ज़ाहिर है कि अकेले तो नहीं चल रही। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इदारे का, कि इदारा रेटिंग से 100% पाक प्रोग्राम अगर 3 साल बर्दाश्त कर ले तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और इदारा ये कह दे कि जो भी आज के प्रोग्राम का एजेंडा है वो आप ही को तय करना है, अगर इसके कोई नताइज बरामद होते हैं तो वो हम देख लेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा आजकल नहीं होता। तो उस हिसाब से फिर यह है कि फिर आगे हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। अच्छा, ये प्रोग्राम चल क्यों रहा है? तासुर मुझे नहीं पता क्यों ये फैला हुआ है कि इसमें ऐसी अनहोनी बातें हो जाती हैं जो किसी और चैनल पे कम ही सुनने में आती हैं। ये खुश होने की बात नहीं है, ये अलमनाक बात है। इस पे रोने का मकाम है कि आज़ादी इजहार और हमारी सोसाइटी की जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो सप्रेस करते 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 इतना नीचे तक आ गया है कि अगर हम कोई नॉर्मल गुफ्तगू भी करें तो लोग कहते हैं कि ये आपने कैसे कर ली। जो गुफ्तगू आज ज़रा हटके में हो रही है, ज़रा याद कीजिए, नूरुल हुदा शाह साहिबा और जो आगे के सोफ़ों पे जो सीनियर हजरात बैठे हुए हैं, साबिक़ सरकारी अफसरान भी हैं, तख्लीक़कार भी हैं, ज़रा याद कीजिए कि जो गुफ्तगू आज हम करते हैं ये आज से 20-30 साल पहले
आम गली कूचों में एक नॉर्मल गुफ्तगू के तौर पे होती थी और कोई किसी को जुर्रत पे मुबारकबाद नहीं देता था कि यार ये तुमने बड़ी जुर्रत का काम किया, ये बात कर ली। लेकिन आज वो नॉर्मल गुफ्तगू करना भी जब जुर्रत की ब्रैकेट में आ जाए तो ये खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया है कि जैसे तो आपने कहा कि मछली बाज़ार जो लगा हुआ है मीडिया का, हम एक छाबा लेके बैठ गए, उस पे कोई तरह तरह के फल नहीं सजाए। हम एक मखसूस बाग के कुछ अमरूद बेचते हैं, या हम हैदराबाद की वो बेकरी हैं जो रोज़ाना 50 केक तैयार करती है, 51वां तैयार नहीं करती। जिसे लेना है ले, नहीं लेना है ना ले। शायद ये एक वजह है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट लोगों को लगता है, जिसमें डिफरेंट की कोई बात मुझे तो नज़र नहीं आती। अच्छा, एक ज़रा थोड़ी सी हम नागवार बात कर लेते हैं कि हनीफ साहब ने यहीं पर KLF में एक दफ़ा बैठ के बात की। उनसे लोगों ने कहा आप ऐसी सख्त सख्त बातें कैसे कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, अंग्रेज़ी कम लोग पढ़ते हैं, मेरी रीच कम है, तो इसलिए मैं बहुत सी ऐसी बातें कर लेता हूँ कि जो बर्दाश्त कर ली जाती है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि जिस चैनल पे आप प्रोग्राम करते हैं डॉन की रीच कम है, आपकी टाइमिंग प्रोग्राम की ऐसी है कि उस वक्त कम लोग देखते हैं, बच्चे सो जाते हैं, ये बातें बर्दाश्त करने वाले लोग कुछ ही बचते हैं, वही आपका देख रहे हैं। इसे बात को आप मानेंगे कि रीच कम है इस प्रोग्राम की, इसलिए आपकी बातें बर्दाश्त कर ली जाती हैं? आपकी गुफ्तगू से ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे ये कोई फोहश प्रोग्राम है। बच्चे सो जाते हैं, लेट नाइट होता है, रीच कम है। ऐसा नहीं है। हनीफ को डेफिनेटली अंग्रेज़ी का सहारा मिला हुआ है। हमें लाइटर टोन का हथियार मिला हुआ है। दुनिया की तल्ख से तल्ख बात अगर आप लतीफ़ पैराए में कहने का ढंग जानते हैं तो जिसके खिलाफ कही जा रही है कम से कम थोड़ा सा वो भी इंजॉय कर लेगा। लेकिन एक बहुत ही सीधी सादी बात अगर आप उसके मुंह पे मारेंगे तो वो हो सकता है आपसे इंतकाम लेना शुरू कर दे। मेरा तो यही ख्याल है कि ये एक चीज़ है। आप कुछ ऐड करना चाहें? मेरा ये ख्याल है कि जो हम काउंटर नैरेटिव की बात करते हैं या मुतबादिल बयानिए की बात करते हैं, तो हमने सोचा कि जो सब लोग बात कर रहे हैं उससे हम थोड़ा सा डिफरेंट होकर के एक मुतबादिल बयान तो करें जो जाहिर है कानून और आइन के पैराए में रह कर के किया जाता है। लोगों के हकूक़ की बात करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती ऐसी हो गई है, जैसे वसत ने कहा कि 30 साल पहले हम बहुत अवेयर थे अपने हकूक़ के बारे में, लेकिन अब बिल्कुल इतना डिस्कनेक्ट हो गया है पॉलिटिकल क्लास से भी, और जो हुकूमत है, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उस सब से हम इतने दूर हो गए हैं, हमसे मुराद तमाम लोग अवाम जो हैं, कि उनकी कोई से ही नहीं है। तो उनकी बात को पहुंचा ही देना मेरे ख़्याल में जो है वो हमने सोचा कि हम ये कर सकते हैं। जैसे आप लोग आपस में इस वक्त कोई भी बात कर रहे हो चाय के कप पे, या उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो खासी तल्ख होती है, जो आप नहीं चाहते कि आप पब्लिकली करें, लेकिन हमने सोचा कि हम करके देखते हैं। फिर मीडिया का मसला ये हो गया है कि जो मालिकान हैं वही एडिटर बन गए हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आज जिसने इश्तिहार नहीं दिया तो आज एंकर जो है उसकी क्लास लेंगे प्रोग्राम्स में। और ये बाकायदा बाज़ मालिकान तो जो है वो रिकॉर्डिंग के बाहर जो स्टूडियो कंट्रोल होता है वहाँ पर खड़े होकर ख़ुद सवालात भी बता रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें के बाद लोगों का जो कॉन्फिडेंस है मीडिया पे वो बुरी तरीके से मुतासर भी हुआ है। हम कभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी कहीं जाते हैं तो लोग हमसे बात करते हैं कि आप ओवरऑल ये मीडिया क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्यों इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्यों इतना सेंसेशनल क्यों हो गया है। कल भी यहाँ पर बात हो रही थी और मैं इसी बात पर आप लोगों ने सवाल भी किए कि आप क्यों इतनी सनसनी फैलाते हैं, एज इफ़ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड टुनाइट। इट विल नॉट एंड टुनाइट। हम लोगों ने यही लोगों को बावर भी कराने की कोशिश की है कि अगली सुबह आएगी, तो आप उस बारे में भी सोच लें, बजाय इसके कि आप
अपने हाथ से अपनी कब्र खुद खोदना शुरू कर दें और सोचें कि आज सब कुछ जैसे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम कोई बहुत तुर्रमखानी कर रहे हैं और बाकी मीडिया नहीं कर रहा। असल मसला ये है कि पहल कौन करे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ विशाल खान के कत्ल की, कि जिस दिन विशाल खान का बरदान यूनिवर्सिटी में कत्ल हुआ है, उस रात पूरा प्रोग्राम हमने तमाम तर ख़तरात को जहन में रखते हुए कर दिया। उसका असर ये हुआ कि अगले दिन बाकी जो चैनल्स थे उनको भी जुर्रत हुई कि हाँ, इस पे बात हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बहुत बड़ी रुकावट होती है कि पहल कौन करेगा। हक अच्छा, पर इसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। तो ये जो एक एटीट्यूड है, ये भी हमारे मीडिया के पाँव में एक जंजीर है। मुबशिर ने कहा कि मुतबादिल बयानियाँ। बदकिस्मती ये है कि टर्मिनोलॉजी का तबादला हो गया है, जिसे आज हम एक मुतबादिल बयानिया कहते हैं और जिसकी तलाश में थे। ये मुतबादिल बयानिया पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 से लेके और 5 जुलाई 1977 तक बयानिया अव्वल था। ये मुतबादिल नहीं था। मुतबादिल बयानिया वो है जो 5 जुलाई 1977 के बाद इस मुल्क में नाफिज करने की कोशिश की गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हम ये कहते हैं कि वो असली बयानिया है और हम जो बात कर रहे हैं वो मुतबादिल बयानिया है। तो हालात इतने बदल गए हैं कि टर्मिनोलॉजी ने भी अपनी जगह छोड़ दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता था कि मालिकान की मुदाखलत न्यूज़ रूम में या प्रोग्राम्स में इसकी बात बहुत ज़्यादा की जाती है। प्रेस क्लबों में होती है, न्यूज़ रूम में तो ऐसी बात कम ज़ाहिर होती है। लेकिन ये न्यूज़ रूम में या प्रोग्राम्स में अगर उनकी मुदाखलत एक हकीकत है, तो फिर क्या आपका प्रोग्राम उससे पाक है? और ये कैसे आपने मुमकिन बनाया, या ये सिर्फ़ आपके इदारे जिसमें आप काम कर रहे हैं सिर्फ ये वही मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ कि कोई जिस शख्स को एक दफ़ा मौका मिल जाए मुदाखलत का, उसको फिर बाहर निकालना, उसको उस मुदाखलत से पाक करना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या ये आपके यहाँ शुरू ही नहीं हुआ या आपने इसे किसी तरीके से रोक रखा है? देखिए, क्योंकि बदकिस्मती या खुशकिस्मती मैं ख़ुद डायरेक्टर प्रोग्राम्स था उस वक्त जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू हुआ। तो सारी पॉलिसी जो थी चैनल की वो मेरे पास थी। तो हम जो कुछ करते थे तो उसमें कोई ऐसा मदाखलत थी नहीं। तो हमें उससे हौसला मिलता गया। 2-4 दफ़ा कुछ बात हुई, मसलन एक दफ़ा कोई डॉन ने ही गलत ख़बर चला दी। अब हम लोगों ने उस ख़बर को लेकर के अपने ही प्रोग्राम में हमने उस पर बात की। हाँ, वो ख़बर थी एक, जो कि आपको पता है आजकल ख़बरें कहाँ से आती हैं। तो व्हाट्सएप पे किसी साहब को मौसूल हुई कि चाइना और भारत का जो सिक्किम पे मिलिट्री स्टैंड ऑफ था, वहाँ कोई उनकी झड़प हुई है और 150 के करीब फ़ौजी मर गए हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि न्यूज़ डेस्क जो है वो उस चीज़ की तस्दीक करता, BBC देखता, रॉयटर्स देखता, कोई इंटरनेशनल एजेंसीज़ देखता। लेकिन हमारे यहाँ जब वहाँ से ख़बरें आती हैं तो फिर ये चॉइस नहीं होती कि आपने नहीं इसको देना। तो 2-3 चैनल्स ने वो चला दी, हमारे चैनल ने भी चला दी। तो हमने अपने चैनल को सबसे पहले रख के कहा कि ये ख़बर की तस्दीक का जो ज़राए हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, और उसको लेकर के हमने पूरे मीडिया को वो किया। तो अगले रोज़ मेरे 1-2 कॉलीग्स नाराज़ भी हुए कि जनाब आपने अपने ही चैनल को बदनाम करने की कोशिश कर दी। तो उनको फिर मैंने बैठ के समझाया कि किसी गलत ख़बर पर माजरत करने से सहाफ़ी की इज़्ज़त बढ़ती है, ना कि कम होती है। और ये ही हमारा इस वक्त मीडिया का मसला है कि हम माजरत नहीं करते, हम गैर तस्दीक शुदा ख़बर भी दे देंगे। अगले दिन जैसे वो पट्टी चल रही होती है लाल, उसके बाद वो अचानक गायब हो जाएगी, और अगर कोई वहाँ से डिनाइल भी आ गया तो डिनाइल चलना शुरू हो जाएगा, या शायद डिनाइल भी नहीं चलेगा, और कोई इस बात पे माजरत नहीं करेगा कि मैंने या इन्होंने गलत ख़बर दी, और ना ही इस बात की इंक्वायरी होगी कि वो गलत ख़बर कहाँ से आई। तो ये जो
तरीक़ाकार है। मेरे ख़्याल में हम अगेन लकी हैं कि डॉन का एक बहरहाल ऐसा कल्चर है जहाँ पर इतनी ज़्यादा सख्तियाँ अभी तक नहीं हुई हैं। न जाने कब हो जाएं तो हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल वुसत साहब का एक बड़ा मज़े का जुमला है कि अगर डॉन जिस रोज़ उर्दू में छप जाएगा तो तीसरे दिन ही बंद हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें इदारों से मुंसलिक होती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में बहैसियत सहाफ़ी हम लोगों ने अपने अंदर एक चिप लगा ली है सेल्फ़ सेंसरशिप की। हमने ख़ुद से ये एज्यूम कर लिया है कि ये ख़बर जो है किसी एक क्वार्टर को एनॉय करेगी, इस ख़बर की वजह से इश्तिहारात नहीं मिलेंगे, इस ख़बर की वजह से ये हो जाएगा, चाहे वो अवामी मफाद की ही ख़बर क्यों ना हो। तो हम लोगों ने अपना जो अपने हाथ से अपना जो फ्रीडम है वो प्लेट में रख के मालिकान को पेश किया है, और अब वो उसका जो है आमलेट बना करके हमें भी खिला रहे हैं, नाज़रीन को भी खिला रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं। आपको पता है कि अहमद नूरानी पे द न्यूज़ के रिपोर्टर पे चंद दिन पहले हमला हुआ है। उससे पहले एक निजी अखबार के रिपोर्टर अहमद नूरानी पर हमला हुआ है। उससे पहले उमर चीमा, उससे पहले हामिद मीर और वली बाबर, और भी बहुत से वाक़यात हैं। तो जब ऐसा कोई वाक़या होता है उसके बाद मुबश्शिर साहब आपसे सवाल है कि क्या फिर आप जो आपने रेड लाइंस अपने लिए कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है रखी हुई होंगी, तो क्या आप उन्हें फिर रीड्रॉ करते हैं कि आपने कहाँ तक जाके कोई बात करनी है और कहाँ जाके रुक जाना है? मेरे ख़्याल में जहाँ तक रेड लाइंस की बात है तो मैं बहैसियत सहाफ़ी ख़ुद इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि सहाफ़ियों के लिए कोई रेड लाइंस नहीं होती। लेकिन अगर यही बात मैं अपने रिपोर्टर्स जो मेरे नीचे काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं ख़ुद उनके लिए रेड लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। बाज़ औक़ात होता है ऐसी चीज़, तो मैं वो चीज़ अपने ऊपर ले लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको नुकसान ना पहुँचे। लेकिन अपनी तरफ से जो है हमें कोई रेड लाइंस का ऐसा ना कभी कहा गया है, ना हमारे जहन में कोई ऐसी रेड लाइंस हैं फ्रैंकली। ठीक। अच्छा वुसत साहब, आपको मैंने देखा है कि आप दुनिया का जदीद तरीन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और दिखा भी दें आप ताकि लोग से आपकी तकलीद भी करें, लेकिन इसके बावजूद आपको सोशल मीडिया का काफ़ी पता है। आप फेसबुक पे भी मैं आपको देखता हूँ, ट्विटर पे भी आपका एक अकाउंट है और आपने भी व्हाट्सएप की भी बात की। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सोशल मीडिया के पीछे चल रहा है और उनके ट्रेंड्स को देख के अपने प्रोग्राम के मौज़ूआत तय कर रहा है। तो क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि अब वो लीड करना शुरू हो गया सोशल मीडिया दूसरे मीडिया को? क्रेडिबिलिटी गैप जो है फॉर्मल मीडिया का, अगर वो ना हो तो लोग सोशल मीडिया पे कम एतबार करें और उसकी तस्दीक कर लें फॉर्मल मीडिया से। लेकिन जब फॉर्मल मीडिया ही हाथ में झुनझुना लेके और पैर में घुंघरू बांध के कैमरे के कंपटीशन में आ जाए तो फिर तो मैं सीधा फिर मैं सोशल मीडिया पे क्यों ना एतबार करूं, मैं उस पर क्यों ना लोगों से बात करूं। तो ये डिस्टिंक्शन जितनी ब्लर होती चली जाएगी सोशल मीडिया, इनफॉर्मल मीडिया या फॉर्मल मीडिया में, उसी तरीके से वो आपको खाता चला जाएगा। इसलिए कि आप जितने भी हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, लेकिन जो टोटल आज़ाद है उससे ज़्यादा आज़ाद तो आप नहीं हो सकते। आप में फिर भी हदूद व क़यूद, स्टेट की नज़र है, मालिकान का इंटरेस्ट है, खुद आपकी नौकरी है, एडिटोरियल पॉलिसी जो भी फटीचर सही लेकिन है तो सही, तो आप तो हार जाएंगे। बजाय इसके कि आप उनके मैदान में जाके खेलें, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आपके मैदान में आके खेलें। दूसरे ये है कि हम न्यूज़ रूम में हों या स्टूडियो में हों, एक बात हम यकसर भूल चुके हैं जो कि जर्नलिज़म का पहला सबक हुआ करता था और आज भी इतना ही वैलिड है जितना कल था, कि मीडिया ओपिनियन मेकर होता है, ओपिनियन चेज़र नहीं होता। ये सबक आज हम में से किसी को याद नहीं है। हम ये देखते हैं कि ये जनता क्या चाह रही है। अरे भाई, जनता तो जो आप चीज़ें पेश करेंगे, आप बेहतर प्रोडक्ट पेश करेंगे, जनता उसमें से एक उठा लेगी। आप घटिया प्रोडक्ट सामने रख देंगे, देयर इज़ नो चॉइस, तो फिर जनता उसमें से घटिया उठा लेगी। फिर जब रेटिंग आएगी तो फिर आप कहेंगे देखें अवाम ये चाहते हैं।
अवाम ये नहीं चाहते, अवाम ने तो प्रोडक्ट में से चॉइस करनी है। तो सवाल ये है कि कारखाना ठीक होगा तो कंज्यूमर ठीक होगा ना कि कंज्यूमर पे आप तवक्को रखेंगे जी पहले कंज्यूमर ठीक हो। दिस इज़ वेरी इलॉजिकल, लेकिन हम इसे लॉजिकल के तौर पे चला रहे हैं। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, अच्छी बात ये हुई है कि सोशल मीडिया पे आप लोग जैसे और जहाँ जहाँ दूसरे शहरों में वो लोग उस वाक़े की जो भी कोई वाक़या होता है वीडियो बना करके डाल देते हैं। पहले तो ये होता था कि मीडिया ने अगर कोई चीज़ जिसे हम कहते हैं पी जानी होती थी या नहीं देनी होती थी तो वो बिल्कुल उसको सिरे से ही गायब हो जाता था, लोगों को पता नहीं चलता था। अब मशाल खान के वाक़े का एक ऐसी मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि अगर वो वीडियोज़ ना आती जो उसके साथ हुआ तो शायद ये ख़बर भी ना बनती, क्योंकि जब ये ख़बर आई तो मीडिया ने कोई 4 घंटे उसको ऐसे चलाया कि मर्दान की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम हुआ है जिसमें एक तालिब इल्म जाँ भाग हुआ है। हमें भी यही ख़बर मिली थी और फिर हमने जब सोशल मीडिया के ऊपर देखा, वीडियोस आनी शुरू हुई उसके कत्ल की, तब लोगों को एहसास हुआ। फिर उससे मीडिया मजबूर हुआ कि उस वाक़े के ऊपर बात करना शुरू कर दे। तो मीडिया मेरे ख़्याल में सहारा ढूंढता है कि कहीं ना कहीं से उसे सपोर्ट मिल जाए और सोशल मीडिया उसको बहरहाल अब वो सपोर्ट फ़राहम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद मीडिया बदलेगा, थोड़ा बतदरीज ही होगा लेकिन मजबूर होगा, और मीडिया उसी वक्त मजबूर होगा ज़ाहिर है जब प्रेशर आएगा। और सोशल मीडिया और आप जैसे लोग जो कि किसी भी ट्रैफिक वायलेशन से लेकर के किसी वाक़े तक की फुटेज जब सोशल मीडिया पर डालते हैं तो मीडिया अंडर प्रेशर आता है, और ये एक अच्छी बात है। ये कनेक्शन जो हम जोड़ने की पहले कोशिश करते थे कि सामईन के साथ हमारा कोई रिलेशन उस तरह नहीं बन रहा, वो सोशल मीडिया ने वो एक रिलेशनशिप बहरहाल कायम कर दिया है। अच्छा, इस वक्त ज़र्रार खोड़ो साहब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन एक सवाल है जो उनकी मौजूदगी से, और क्योंकि अपने प्रोग्राम में होते हैं तो ये बनता है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं 2 इज़ अ कंपनी एंड 3 इज़ अ क्राउड। तो ये कि 3 जब आप लोग बैठे होते हैं तो फिर कभी ऐसा होता नहीं, आप सोचते हैं कि आपको कम मौका मिला है, आप अपनी गुफ्तगू का अपने इजहार नहीं कर सके जो आपकी राय थी, और 3 लोग हैं तो कोई दूसरा ज़्यादा बोल गया या अपनी ज़्यादा वक्त ले गया, ऐसा आपको कभी फील होता है कि आप तशनगी रह गई आपके बयान में? इसीलिए हमने ज़र्रार से कहा कि यार थोड़ी सी मेहरबानी करो। अच्छा, उसमें होता ये है कि जिस भी इशू पे हम बात करते हैं, हमने तीनों ने अपने लिए एक डिस्टिंक्टिव जॉब रखी हुई है जो हमारी शायद जो हमने किया है। मसलन मैं ख़बरें तलाश करता हूँ और लेके आता हूँ। मैं जो है वसत साहब की तरह तज्ज़िया नहीं कर सकता, तो तज्ज़िया मैं इन पे छोड़ देता हूँ। ज़रार क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन है, मैं भी उतना उससे ख़ासा कम हूँ, वो सोशल मीडिया की साइट देखता है। तो हम तीनों को इनफरादी तौर पे एक अलग अलग जॉब मिली हुई है। तो जब हम बैठते हैं किसी भी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करने के लिए तो तीनों बेसिकली अपनी वन डिश सामने लेकर के आते हैं, और उसमें बाज़ औक़ात होता है कभी मैं बिल्कुल खामोश रहता हूँ, कभी वसत साहब को कम बोलने का मौका मिलता है। डिपेंड करता है कि वो इशू क्या है। अगर सोशल मीडिया रिलेटेड इशू है तो ज़रार विल टॉक मोस्ट, क्योंकि उसकी रिसर्च भी है, उसकी एक्सपर्टीज़ भी है। जब किसी चीज़ पे लोगों को तज्ज़िया चाहिए तो ज़ाहिर है वसत साहब बात करेंगे, तो उनके आगे मैं अगर उनको इंटरप्ट करूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह है कि लोग सामीन भी इस बात को पसंद नहीं करते, क्योंकि अक्सर टॉक शोज़ में यही होता है कि 3 लोग लड़ रहे होते हैं और प्रोड्यूसर चीख रहा होता है कि जी टाइम ख़त्म हो गया, 30 सेकंड रह गए हैं, तो एंकर कहता है कि यूं तो इस इशू के ऊपर बात करने के लिए 1 घंटा बहुत कम है, तो आइंदा हम प्रोग्राम में बात करेंगे। तो लोग तिश्ना रह जाते हैं। वो किसी भी जब आप इशू के ऊपर बात करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप उसका सलूशन दे दें या उसका कोई ऐसा हल जो शायद कुल वक्ती ना हो, जुज़ वक्ती ही हो, ज़रूर बताएं लोगों को, ताकि लोगों को आपकी राय तो पता लगे ना। 3 अगर सियासी जमात के लोग आकर के अपना अपना बयानिया दे रहे हैं और इन दी एंड कुछ भी नहीं रिज़ल्ट निकल रहा, तो मेरे ख़्याल में उस ऐसे प्रोग्राम का फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, अब हम बस वक्त कम है, हम सवाल लेंगे ऑडियंस से, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल अपनी तरफ से आप लोगों से ख़ास तौर पे वसत साहब से मैं पूछना चाहता हूँ
कि क्या आप खुद आपको हाजिर नाजिर जानकर इस बात का एतराफ़ करेंगे कि 3 साल की मुसलसल कोशिश और मेहनत के बावजूद आप ऐसा नहीं चलेगा जैसा एक भी प्रोग्राम नहीं कर सके? ना सिर्फ ये, बल्कि हमने थक हार के आमिर भाई की तहरीक इंसाफ में मुमकिन शमूलियत का खैर मकदम भी किया और उन्होंने हमारा ट्विटर पे शुक्रिया भी अदा किया है। और एक जुमला मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तहरीक इंसाफ आमिर लियाकत हुसैन में शामिल होते होते रह गई। तो लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि उनका जो मकाम है आली मकाम का, वैसे उन तक तो उनकी तो गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। तो अब हम ऑडियंस से सवाल लेना चाहेंगे। अगर जी जनाब। जावेद आफ्ताब, सेक्रेटरी पंजाब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पाकिस्तान, लाहौर से हूँ। एक तो इदारा है आपका डॉन, जिसमें आप लोग काम करते हैं। एक इस मुल्क में दूसरा डॉन है जिसके ऊपर मुल्क कब्ज़े में है, चाहे मीडिया हो, अदीब, शायर, दानिश्वर हो, सियासतदान हो। उस डॉन से आप लोग कैसे बचते हैं और किस तरह बच के अपना काम करते हैं? मुबशिर, इस सवाल का जवाब नहीं देना है। कोई और सवाल? मेरा ख्याल है ये जवाब दे रहे हैं कि अपनी शुफ्ता बयानी से और नरम खुई से ये उससे बचते आ रहे हैं। हाँ, आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर। हम फ़ौज के सियासत में रोल के मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा इसका इजहार करता हूँ, सोशल मीडिया पर भी करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, और प्रोग्राम में भी करते हैं। अब बचते कैसे हैं? तो अभी तक तो बचे हुए हैं। तो मैं सबको यही कहता हूँ, ख़ास तौर पे जो नौजवान सहाफ़ी हैं या स्टूडेंट्स हैं, कि अगर मैं बच सकता हूँ तो आप भी बच के निकल सकते हैं। अगर ये आवाज़ एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म से आएगी तो मेरे ख़्याल में वो इस चीज़ का एहतराम करते हैं या एहतराम करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जब आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है ये कहीं ना कहीं सुना भी जा रहा होगा, प्रोग्राम बग भी हो रहा होगा, तो उनको भी पता लग जाएगा कि माशरे में बहरहाल एक सोच है कि जो मुल्क में आज तक गड़बड़ हुई है उसमें वो भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितने हम जैसे मुल्क दुश्मन। और भाई, जिस लहजे में आपने सवाल किया उस लहजे में तो हम दूसरा प्रोग्राम भी ना कर पाते। जी, दूसरा सवाल, अगर कोई और सवाल करना चाहिए। यस सर, मेरा नाम मुजम्मिल बलोच है और मैं कराची में रहता हूँ। जिस तरह आपने सेल्फ सेंसरशिप की बात की थी, और हम जानते हैं कि काफ़ी बातें आप करते करते रह जाते हैं प्रोग्राम में, इस डर के साथ अब मीडिया गैर जानिब हो सकता है या नहीं? मुमकिन है ये कभी हम देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में ये होता हुआ? नहीं, मीडिया कभी ना गैर जानिबदार था, ना है, ना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया ये कर सकता है कि जो रियलिटी है उसको करीब तर हो के दिखा दे, इससे ज़्यादा नहीं है। हर आदमी का परसेप्शन, हर इदारे की रियलिटी, हर ख़बर का पस मंज़र हर आदमी मुख्तलिफ़ आइनों में देखता है। तो ये जो गैर जानिबदारी और जानिबदारी का जो इल्यूजन है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपको हमेशा आधा पौना या 90% सच तो मिल सकता है, 100% सच मुमकिन नहीं है कि आपको मिल सके। वो लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। जनाब अब्दुल हफीज़ लगारी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो दुकान की बात की, मुबारक हो, आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। तो ये तीनों पार्टनर्स, इनको किसने ढूंढा था? हुआ ये था कि हमारी खुशकिस्मती समझिए कि 11 बजे कोई ऐसा प्रोग्राम हो नहीं रहा था। तो हाँ, मैं और ज़रार जब हम लोगों ने शुरू किया तो हमारे साथ एक ख़ातून थी। तो हम वैसे न्यूज़ रूम में बैठ के बातें किया करते थे। तो हमारी मैनेजमेंट ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो ज़रा एक दफ़ा एक मॉक रिकॉर्ड कर लेते हैं आप लोगों की गुफ्तगू में। तो उसमें हमने वैसे ही हंसी मजाक के तौर पर वो मॉक रिकॉर्ड कर दिया। मुझे आज भी याद है, जिसमें
हम बात कर रहे थे कि सियासत में क्या होना चाहिए, और मैंने कहा कि असल में तीर का निशान जो है वो मियाँ साहब के पास होना चाहिए, क्योंकि जितने उड़ते तीर वो पकड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को उनके ही हवाले कर देना चाहिए ये निशान। फिर पीपल्स पार्टी के बारे में भी बात हुई कि कैसे, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने की और हमें नहीं पता था, बट द मैनेजमेंट सेड कि यार आप ये प्रोग्राम शुरू करें। फिर वो खातून जो है कुछ अरसे बाद वो अल जज़ीरा के लिए भी काम करती हैं, तो शी डिसाइडेड टू क्विट, और हमारी खुशकिस्मती कि फिर वसत साहब हमारे साथ आ गए, तो इस तरह फिर सिलसिला चल पड़ा। तो ये एक बिल्कुल हादसाती तौर पर हुआ। बचपन से हम में से किसी को भी टॉक शो करने का शौक़ नहीं था। जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सारंग पीरज़ादा है और मैं अवामी राज तहरीक से हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक वक्त था कि हमारे मुल्क में और इस खिते में सहाफ़त, अदब और सियासत एक साथ चला करते थे। उस वक्त हर चीज़ बहुत अलग हुआ करती थी। जिस तरह आपने कहा कि ये जो जुमले जिनको आज हम मुतबादल कह रहे हैं या बहादुरी कह रहे हैं, ये उस वक्त आम थे। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जो तीनों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, इसकी वजह से हमारी बहादुरी टूट गई है। तो आप मेरे इस सवाल का क्या जवाब देंगे, या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, माशरे की किसी भी जगह तनज़्ज़ुली का जो अंदाज़ा है वो इसी से लगाया जाता है, जब अदीबों को जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने ना दिया जाए, उनको प्लेटफॉर्म्स ना मिलें, और हर चीज़ कमर्शलिज़म और प्रोफेशनलिज़म के नाम पर बिकनी शुरू हो जाए। तो मैं तो बिल्कुल आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस सारे में। अच्छा, मेरा थोड़ा सा नुक़्ता नज़र इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि जो वाकई तख्लीक़ी आदमी होता है ना, वो इस चक्कर में नहीं पड़ता कि ये जबर का ज़माना है या आज़ादी का ज़माना है। उसकी तख्लीक़ का सौता इतना ताकतवर होता है कि वो उससे कुछ ना कुछ करवा लेता है। आप देखें कि दुनिया का जो बेहतरीन नावल है, जिसे हम रूसी नावल कहते हैं, वो कोई लिबरल डेमोक्रेटिक माहौल में तो नहीं लिखा गया। वो इंतहाई जबर के माहौल में फस्तायत के पंजे तले वो एक अजीम नावल लिखा जा रहा था और कहानी लिखी जा रही थी। तो बाज़ औक़ात जबर जो है कम से कम लिखने वाले के लिए ब्लेसिंग भी हो जाता है, गो के अवाम के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उस एतबार से अहम बात एक तो ये है ना कि हम शिकायत कर दें कि जी इतना जबर है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बात ये है कि जो कैपेबल हैं तख्लीक को एक स्ट्रीम लाइन करने की ट्रेनिंग देने वाले, ये उनका फ़र्ज़ है कि जो दूसरे तख्लीककार हैं जो कंफ्यूज हैं उनको बैठ के बताएं कि बेटा या बेटी इन हालात में आप कैसे अपनी बात कर सकते हो। अगर सिर्फ यही चीज़ भी हो जाए ना तो हमें इसकी परवाह नहीं होती है कि ये जबर है या आज़ाद है, उस चक्कर में नहीं। लेकिन तख्लीककारों को मेरा ख्याल है अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए, वेदर दे आर इन मीडिया और दे आर इन प्रोज और दे आर इन पोइट्री। जी जनाब। अगर आप लोग अपने खुद सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, अपने वीकनेसेस बता रहे हैं, तो क्या उनको ओवरकम करने की भी कोशिश करते हैं, या बस आप बैठ के ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं कि देखिए जी हम तो ईमानदार हैं, हम बता रहे हैं कि आगे इम्प्रूवमेंट हो ना हो वो अलग बात है। दूसरा सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कुछ इदारे मुक़द्दस गाय की शक्ल इख्तियार कर लिया है और कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आप ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस को आपको फेस करना पड़ेगा। इसी तरह सर ऐसे भी काफ़ी वाक़यात सामने आते हैं कि जो मीडिया से रिलेटेड पर्सन्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट चैनल्स के ख़िलाफ़ तो बातें कर रहे होते हैं, जो एंकर से एक दूसरे के अपोजिट है वो एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाल रहे होते हैं, लेकिन कोई अवामी हलकों से या कोई पब्लिक से, सिविल सोसाइटी से या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा हो कि मीडिया के ख़िलाफ़ कुछ बोला जाए, एंकर्स के ख़िलाफ़, इवन रिपोर्टर्स के ख़िलाफ़, तो वो उसको कहते हैं कि सहाफ़त पे हमला है,
सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्या सर मीडिया भी मुक़द्दस गाय की शक्ल इख्तियार कर रही है जिसके ख़िलाफ़ हम कुछ नहीं बोल सकते? थैंक यू। पहला आपका सवाल था कि हम सिर्फ स्टेज पे ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं या फिर उनको अप्लाई करने की भी अपने न्यूज़ रूम में कोशिश करते हैं। मैं इतराफ़ करता हूं कि हम कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन अक्सर हम नाकाम हो जाते हैं और फिर हम अपनी ज़ात पे ही अप्लाई करके रह जाते हैं। दूसरा जो है मुक़द्दस गाय का, तो मीडिया जो है वो 2 नंबर मुक़द्दस गाय है, लेकिन जो फर्स्ट कॉपी है असली मुक़द्दस गाय की वो है मीडिया। मैं एक आपको वाक़या सुना देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मीडिया के आपस की जो छींचा लेदर है, इसका बैकग्राउंड, इसकी नफ्सियात क्या हो सकती है। 2003 में इराक़ की जो जंग हो रही थी उसमें मैं इस्तांबुल में BBC की तरफ से मौजूद था, ओल्ड सिटी में रह रहा था। एक दिन जो ब्लू मॉस्क है उसके लॉन में बैठा हुआ था, तो एक रिटायर्ड बूढ़ा टर्क वो मेरे पास आके बैठ गया, अखबार पढ़ने लगा। फिर गुफ्तगू शुरू हो गई, मैंने भी तारुफ़ कराया, उसने भी तारुफ़ कराया। फिर मैंने उससे पूछा कि ये बताइए कि ये जो इस्तांबुल है, मैंने 4 दिन में किसी भी फुटपाथ पे या किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी लोगों को एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए या गिरेबान पे हाथ डालते नहीं देखा। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी आबादी में एक भी ऐसा वाक़या नज़र से ना गुज़रे। तो उसने कहा भाई बात यह है कि हम तुर्कों को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मसला ये है कि उस कौम के गुस्से में जो ग़ुलाम हो और उस कौम के गुस्से में जो कभी ग़ुलाम ना रही हो, थोड़ा फ़र्क होता है। आप पाकिस्तान या हिंदुस्तान वाले, आपकी एक पूरी तारीख़ है ग़ुलामी की, और ग़ुलाम अपना गुस्सा हमेशा अपने साथियों पे ही निकाल सकता है, उससे ज़्यादा का उसे इख्तियार नहीं होता। तो हमारी जो लड़ाई है आपस में मीडिया की जो आपको नज़र आती है, ये ग़ुलाम का गुस्सा ग़ुलाम पे निकल रहा है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं मुबश्शिर ज़ैदी साहब और वसूतुल्लाह खान साहब का और सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।